सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वार्षिक अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के हम आ गए हैं आपके लिए कक्षा 7 का 60 अंकों का विद्यार्थियों ये पेपर होने वाला है। समय आपको पता है 2.5 घंटे होंगे। ये पेपर पूरा आपका सोलवर्ड पेपर है। आपको इसके आंसर बड़े सरल शब्दों में मिलेंगे, तो आप इसका कम से कम 5-6 बारी अभ्यास करें और कम से कम एक बारी अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर इसको जरूर उतारें। पीछे भी जो हमने मिड टर्म के प्रश्न पत्र डाले थे उसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपके मिले थे, तो आप इस सैंपल पेपर का अभ्यास कीजिए। इसमें से भी आपके काफ़ी प्रश्नों के आने की संभावना होगी। तो देखो विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आप देख रहे हैं। सत्र हमारा 2025-26, विषय हिंदी, कक्षा 7, अधिकतम अंक 60 नंबरों का ये होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें निर्देश क्या क्या, वो निर्देश देख लेते हैं एक बार कि इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होंगे, खंड क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न होने वाले हैं आपके, और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, क्योंकि जितने अधिक से अधिक आप प्रश्न करेंगे उतने ही नंबर आपके आएंगे। इस प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए। विकल्प क्या होता है, जैसे अथवा के प्रश्न होते हैं तो उसमें अथवा में एक ही प्रश्न करना होता है, अथवा के ऊपर वाला या अथवा के नीचे वाला। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। खंड का क्या मतलब होता है, जैसे क खंड में 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, तो आप इसको एक जगह कीजिए। ख खंड में मान लो 3 प्रश्न है, तो आप इसको भी, इसके उत्तर भी आप एक जगह कीजिए। प्रश्नों के आगे उत्तर अवश्य लगाएं, जिससे आपके जो शिक्षक हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको नंबरिंग करने में हेल्प हो। तो विद्यार्थियों, खंड क हम देखते हैं, इसमें अपठित अवबोध दिया है। अपठित का मतलब क्या है, जो हमारी पुस्तक से बाहर का आया है, पुस्तक से बाहर हमने नहीं पढ़ा, उसे अपठित कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने महिलाओं का वर्ल्ड कप मैच देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में ये गद्यांश है। चलो मैं गद्यांश और पद्यांश के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम गद्य धन अंश, ठीक है, दीर्घ संधि होकर के हमारा बनता है गद्यांश, यानी गद्य का अंश, एक टुकड़ा, अंश कहते हैं एक टुकड़े को। और जो हमारी कविता होती है, पोएट्री होती है, कोई भी कविता या कोई भी गीत, भजन, गाना, उसको हम बोलते हैं पद्य। और उसका अंश, तो पद्य का अंश वो दीर्घ संधि इसमें होगी और हमारा बन जाएगा पद्यांश। पद्यांश, ठीक है। गद्यांश पद्यांश ये अर्थ होता है इसका। तो देखो कि ये दिया हुआ कि हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन थे क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, उनकी अगुवाई में विश्व कप के फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका पर 52 रन से, किसके साथ हुआ लास्ट मैच, दक्षिणी अफ्रीका के साथ 52 रन से खिताब जीत के साथ ही पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताब सूखा भी खत्म कर दिया। ये शब्द क्यों दिया, ये वाक्य क्यों दिया बेटा, ये इसलिए दिया कि उससे पहले कभी भी हमने विश्व कप नहीं जीता था। पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत में पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतजार को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने नदीन डी क्लार्क को उनका कैच पकड़ा, पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जेमिमा रोड्रिग्स और प्रतिका रावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची। अब इस गद्य से जुड़े हुए प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न। जैसे कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था, तो आप इसका उत्तर बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। कप्तान का क्या नाम था, हरमनप्रीत कौर, ये आपके कप्तान का नाम था। प्रश्न 2 का है, दक्षिणी अफ्रीका महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का था। दक्षिणी अफ्रीका महिला टीम के अंतिम आउट होने वाली खिलाड़ी थी नदीन डी क्लार्क। पैराग्राफ के अंदर, गद्यांश के अंदर ये भी छपा हुआ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही,
तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में एक बार अब की बार ही जीती है, पहले उससे पहले 2 बार, उससे पहले 2 बार वो पहुंची जरूर है लेकिन फाइनल में हार गई थी। अब की बार जीती है, उनको शुभकामनाएं बहुत बहुत। प्रश्न नंबर 4, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हमने गद्यांश के अंदर पढ़ा था कि जो देशवासी थे वो गर्व की अनुभूति करने लगे। सबसे अच्छी पंक्ति यही है। पूरा उत्तर हम देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व विजेता बनने से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। खिलाड़ी और करोड़ों देशवासी खुशी से झूम उठे और सभी को गर्व की अनुभूति, यानी सभी गौरवान्वित हो गए। सबका जो सिर है वो गर्व से क्या हो गया बेटा? ऊंचा हो गया। बड़े गर्व की बात है। और एक ऐड भी बन गया, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे लड़के हैं वो भी लड़कियों से कम नहीं है, वो भी वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो ये हमारा था बेटा गद्यांश। अब हम पद्यांश पढ़ेंगे, जो कि कविता, एक जैसे कोई भी गीत हो सकता है उस प्रकार होता। तो आप देख रहे हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़िए, पढ़ करके उत्तर दीजिए। बड़ा अच्छा पद्यांश है। यह लघु सरिता, सरिता यानी नदी, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल है, ठंडा है, कितना निर्मल। निर्मल निरुपसर्ग है, किसी चीज के अभाव को बताता है। निर्मल यानी इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, उसे निर्मल कहेंगे। हिमगिरी, हिमालय की चोटी से के हिम से निकल निकल यह निर्मल दूध सा हिम का जल, ये जल है कैसा है? दूध की तरह धवल है, क्योंकि इसमें गंदगी नहीं है। कर कर निनाद कलकल छल छल, निनाद कहते हैं आवाज को, निनाद किसे कहते हैं? आवाज, कोई ध्वनि। ये जल है, ये कैसी ध्वनि करता है, ये कैसा साउंड करता है? कलकल, कलकल का साउंड करता है। तन का चंचल, ये बहता ही जाता, बड़ा चंचल है। मन का विहल है, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिरी गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़, पत्थर को बोलते हैं कंकड़, छोटे पत्थरों को। पैदल चलकर ये कहाँ पहुंचता है? ये दिन भर रजनी भर, दिन यानी दिन आपको पता ही, और रजनी यानी रात। जीवन भर धोता वसुधा, वसुधा क्या होता है बेटा? पृथ्वी। धोता वसुधा का अंतरतल, यानी उसकी जो अंतरात्मा को, अंतरात्मा को यह जल धो करके बिल्कुल स्वच्छ बना देता है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखो ऐसा ही एक पद्यांश आएगा, अगर आप लकी हैं तो हो सकता है यही पद्यांश आ जाए, प्रश्न उत्तर भी यही आ जाए। नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? तो हमने पढ़ा था नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? चट्टानों से निकल रहा है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया है? हमने पढ़ा था दूध के जैसा धवल बताया गया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल कहाँ गिरता है? तो उत्तर आपके सामने है, ऊंचे शिखरों से जल गिरी की चट्टानों पर गिरता है। प्रश्न नंबर 1 में 4, तो आपको भी ऐसे ही करने हैं कि खंड जो ये क चल रहा है जैसे, तो खंड डाल के खंड क में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार आपको उत्तर देने हैं। काव्यांश में बताई गई नदी के जल की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है कि नदी का जल शीतल निर्मल होता है, शीतल एवं निर्मल होता है। दूसरी विशेषता है कलकल की मधुर ध्वनि करता हुआ निरंतर बहता रहता है। निरंतर शब्द का क्या अर्थ है बेटा? लगातार। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, हमें राष्ट्रीय एकता के बीज किस में मिल सकते हैं?
विकल्प आपके सामने है। दंगल की संस्कृति में, पहनावे की संस्कृति में, खान पान की संस्कृति में, या दिखावे की संस्कृति में। तो दंगल तो एक कुश्ती होती है, इसको हम काट देते हैं। पहनावा भी हम देखते हैं कि एक देखा जाए तो विकल्प सही है, लेकिन दूसरा विकल्प इससे भी ज्यादा सही है, वो है खान पान की संस्कृति। ये दिखावे की संस्कृति तो वैसे ही कट हो जाएगा विकल्प। इस प्रकार हम विकल्पों को देख सकते हैं। ठीक है, दो विकल्प तो हम वैसे ही काट देते हैं क्योंकि वो तो एकदम अलग होते हैं, और बाकी दो में से चिंतन करना होता है। स्थानीय व्यंजनों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित है? पुनरुद्धार, अनादर, परहेज और उपेक्षा। स्थानीय व्यंजन क्या है बेटा? व्यंजन यानी खाना, भोजन होता है। खाना, भोजन को हम व्यंजन बोलते हैं। तो उसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए या उसका अनादर? देखो, उसका अनादर तो हमें किसी चीज का नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। उपेक्षा भी एक नेगेटिविटी अर्थ में है। उपेक्षा का अर्थ भी नकारात्मक होता है कि उसको देखे नहीं। जैसे राजस्थान के अंदर बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी और गंवार की फली की सब्जी है, तो हम उसको नहीं देखे, उसको बुरा बताए, वो होता है उपेक्षा करना। किसी चीज को बुरा बताना ऐसा नहीं, उसका पुनरुद्धार हो। ठीक है, उसको वापस से अपने जीवन में संजोना चाहिए। गद्यांश के अनुसार एथनिक किसे कहा जाता है? क्षम्यताम। गद्यांश के अनुसार स्थानीय व्यंजन को क्या कहा जाता है? एथनिक कहा जाता है। 4 का प्रश्न है, यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक सीमित कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो, 5 सितारा होटल है वो क्या होते हैं? उसे हम 5 स्टार होटल भी बोलते हैं। 5 स्टार होटल वो काफी खर्चीले होते हैं, काफी महंगे होते हैं, उसमें धनराशि है, धन का जो व्यय है वो बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो वहां तो आम आदमी पहुंच नहीं पाएगा, आम लोग उनसे दूर हो जाएंगे। किससे? स्थानीय खानों से। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गद्यांश है, धनराज पिल्ले। तो विद्यार्थियों देखो, प्रश्न आया है, प्रश्न के अंदर हमसे 3, हमें एक तो धनराज जी पिल्ले इनके बारे में लिखने को कहा है, या सोनपुर मेले के बारे में, या गांधी जी के बारे में। तो मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं। आपसे कहा जाए कि किसी एक के बारे में लिखें तो आप एक के बारे में लिखना। आपसे कहा जाए कि किन्हीं 2 व्यक्तित्वों के बारे में लिखें, किन्हीं 2 के बारे में, तो आप 2 के बारे में लिखें। मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। धनराज पिल्ले भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उनका बचपन अभाव में बीता, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और अपने आत्मविश्वास व मेहनत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। वे युवाओं की प्रेरणा के लिए उनके क्या बने? प्रेरणा स्रोत बने। सोनपुर मेला, देखो जी, सोनपुर मेला भारत के प्रसिद्ध मेलों में से है। यह बिहार राज्य के में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर, आपका जीके जो क्वेश्चन भी हो गया, जनरल नॉलेज का भी हो गया। ये 2 नदी हैं, गंगा और गंडक, इनके संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी, पर्यटक, श्रद्धालु आते हैं। व्यापारी आपको पता है बिजनेसमैन होता है, पर्यटक घूमने वाले लोगों को कहा जाता है, और श्रद्धालु श्रद्धा से भी इसके अंदर लोग आते हैं। यह मेला अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, गांधी जी, ये तो बहुत आ सकता है आपके। गांधी जी ने आश्रम को आत्मनिर्भरता और अनुशासन का केंद्र बनाया। ठीक है, वहां चरखा काटना, खादी पहनना, स्वच्छता बनाए रखना और श्रम करना अनिवार्य था। आश्रम में सादगी पूर्ण, यानी सब लोग थे वो बड़े सादगी से, बड़ी ही विनम्रता से रहते थे। विनम्रता। सत्य हिंसा के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाता था। विशेष बल दिया जाता था। तो बेटा सत्य का तो आपको पता है, ये अहिंसा जो शब्द है इसका अर्थ है अहिंसा।
अहिंसा का क्या अर्थ है? न हिंसा इति अहिंसा, यानी किसी को नहीं मारना, न सताना, न मारना। हम कह दें इसका सार्वभौमिक अर्थ, मनसा, मन में भी किसी को सताने की इच्छा नहीं हो, वाचा वाणी के द्वारा, और कर्म में तो बिल्कुल भी किसी को भी हम दुख नहीं दे, वो है अहिंसा। ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, अहिंसा परमो धर्म, हमारे भारतीय संस्कृति की अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा करना परम धर्म है। नीलकंठ के ऊपर देखो, नीलकंठ गद्यांश पढ़ते हैं। नीलकंठ क्या है? पक्षी को खुले आकाश में उड़ना और स्वच्छ वातावरण में रहना अत्यंत प्रिय है। बसंत का जब मौसम आता है उसमें प्रकृति अपने सौंदर्य पर होती है, ऐसे समय में जलाशय में बंद रहना उसके लिए कष्टदायक हो जाता है। स्वतंत्रता ही उसके लिए सब कुछ है। ठीक है। धनराज पिल्ले की माँ की सीख, देखो क्या सीख देती थी। धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने के लिए कहा था। अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रखने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि ईमानदारी, संयम और आत्मसम्मान से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगला है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह एक साहसी, उदार और स्वाभिमानी योद्धा थे। उनके अंदर बहुत साहस था। और उदारता किसे कहते हैं? कि अपना धन भी दूसरे को देना, अपने बारे में नहीं सोचना। साहसी आप सबको पता है, हमारी जो आर्मी है वो साहसी है, यानी युद्ध के अंदर बढ़ चढ़ के जो भाग लेता हो, जिसमें साहस कूट कूट के भरा हो। स्वाभिमान किसे कहते हैं? अपनी आत्मा, अपने मन के साथ कभी भी धोखा नहीं करना, उसको नीचा नहीं गिरने देना। अगर कम है तो कम खाना, अगर कम सुविधाएं हैं तो कम उपभोग करना। फिर वीर कुंवर सिंह के बारे में आगे पढ़ते हैं कि वृद्धावस्था में भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनका त्याग और देश प्रेम भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब है न द्वितीय, यानी उसके जैसा दूसरा उदाहरण नहीं है, नहीं है, और आज भी लोगों को प्रेरित करता है। तो इन गद्यांश में से अगर कुछ भी आ जाए बेटा, धनराज पिल्ले के माता जी की सीख पूछ ले, नीलकंठ के बारे में पूछ ले, गांधी जी का आश्रम के बारे में पूछ ले, या फिर सोनपुर मेला के बारे में पूछ ले बेटा, या फिर धनराज पिल्ले के बारे में, तो आप बेझिझक उनके बारे में लिख सकते हैं। उनके अंदर गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप करके आ सकते हैं। अब ये पद्यांश है, बरसे बदरिया सावन की, सावन के मन भावन की। सावन की बारिश बेटा आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, नहाते होंगे आप उसके अंदर, क्योंकि वो बहुप्रतीक्षित बारिश होती है गर्मी के बाद में। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन के अंदर मेरा मन है वो उमड़ने लगा। उमको यानी उमड़ने लगा, वो नाचने के लिए छटपटाने लगा। भजन सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया। भजन सुनी हरि आवन की, उसने क्या सुना? कि जो हरि है, जो नारायण है, वो आने वाले हैं हमारे दरवाजे पे, हमारे द्वार पे वो आने वाले। तो मेरा मन खुश हो गया। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, और चहु दिशा से बादल बरसने के लिए आगे। दामिनी कहते हैं बिजली को, दामिनी या सौदामिनी किसको कहते हैं? जो आकाश के अंदर बिजली चमकती है। चमके इरलावन की, इन्हीं नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीराबाई का बेटा ये पद्य आपने पढ़ा। तो इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सावन के महीने की क्या विशेषता है? सावन के महीने में हमारा मन है वो बड़ा ही मनमोहक हो जाता है, और वो अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगला है, पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? क्या भाव उत्पन्न हुए?
उनके मन में उमंग जग गई कि मेरे नारायण आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। इस पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात कही गई है? तो कौन चमकती है? सौदामिनी, दामिनी, बिजली चमकती है। आनंद मंगल गावन की जो मीराबाई ने कहा उसका क्या आशय है? तो मीराबाई आनंद मंगल यानी खुशी के गीत गाना चाहती है। पद्यांश प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे वर्षा के मौसम में उत्तर है इसका ठंडी हवा का आनंद लेना, हरियाली देखना, गर्म पकवान खाना और बारिश में भीगना अच्छा लगता है। इसके अलावा बेटा आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हों तो आप भी इनको नहीं लिख करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, वो ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हो सकता है इससे भी अच्छे विचार आपके मन में आ रहे हो। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता से क्या संदेश मिलता है? तो बेटा इसका उत्तर है एक तिनका कविता, एक तिनका कविता से यह संदेश मिलता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि रावण था वो कितना बड़ा ताकतवर था, उसका भी अहंकार नष्ट हो गया और हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो कविता के अनुसार उत्तर है इसका सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। ध्यान देना बेटा, जो मुश्किल समय में, कठिन समय में जब हमारे ऊपर पीड़ा, दुख, संताप, ऐसी चीजें कठिनाई आ रही, उस समय जो हमारा साथ देता हो, हमारे साथ खड़ा हो, वो क्या है? मित्र है। कैसा मित्र है? सच्चा मित्र है। पद्य पाठ पर आधारित प्रश्न है, दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। प्रश्न है, आंधी से निकलने पड़ने के बाद झोपड़ी की क्या दशा हुई? कोई 3 बिंदु लिखिए। झोपड़ी कैसी हो गई? आंधी के बाद झोपड़ी की छत उड़ गई, छत उड़ गई, दीवारें टूट गई और सामान बिखर गया। झोपड़ी पूरी तरह जर्जर, जर्जर क्या होता है? जो एकदम खंडित हो जाती हो, एकदम टूट जाती, उसे कहते हैं जर्जर, नष्ट हो जाना। पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? कोई 3 इच्छाएं लिखिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर है इसका पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं, वे अपनी पसंद का आहार स्वयं ढूंढना चाहते हैं और बिना किसी बंधन के जीवन जीना चाहते हैं। दोबारा देखिए, पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं, वे अपनी पसंद का आहार, यानी पक्षी हैं वो अपनी पसंद का खाना, भोजन, ये बेटा आहार के पर्यायवाची हैं। आहार यानी क्या होता है? आहार यानी खाना, भोजन होता है। वे अपनी पसंद का आहार, आप भी अपनी पसंद का आहार खाना चाहते हो ना, ठीक है ना? फास्ट फूड से बचा करो। वैसे बहुत से बच्चों को मोमोज पसंद है ना, भटूरे पसंद है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। आप भी अपनी पसंद की पकोड़े बनवाते हो और बिना किसी बंधन के जीवन जीना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, शाम एक किसान। ये पाठ है बेटा आपका, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पाठ में प्रकृति की किन किन छटाओं का वर्णन किया गया है? तो इस पाठ में ढलती शाम का वर्णन है, लताओं से भरा आकाश, ठंडी हवा, खेतों में पसरा सन्नाटा और प्रकृति की शांत मनोहर छटा का वर्णन है। पत्र लिखना है, माता जी को उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। शब्द सीमा 80 और से 100 शब्दों के बीच होना चाहिए। 80 से तो न्यून यानी कम नहीं होने चाहिए और 100 शब्दों से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। माता जी को उपहार के लिए धन्यवाद देना है।
माता जी ने गिफ्ट दिया है। प्रिय माता जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। कोई भी पत्र लिखो, कुशल पूछें और अपनी स्वयं की प्रसन्नता के बारे में बताएं। अगर प्रसन्न नहीं है तो भी हम ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि हमारी माता जी है वो चिंतित नहीं होनी चाहिए। छठी कक्षा में प्रथम आने पर आपने जो सुंदर उपहार भेजा, 7वीं क्लास के लिए लिख रहे हो, तो कौन सी छठी में प्रथम, कौन सी क्लास में प्रथम आए हो? छठी कक्षा में। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। यह उपहार किसे कहते हैं? उपहार, पुरस्कार, गिफ्ट। अरे गिफ्ट नहीं होता, आपकी माता जी आपको देती है। ये मेरे लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही मुझे यह सफलता प्राप्त हुई है। मैं भविष्य में भी पूरे मन से पढ़ाई कर आपको गर्व का अवसर दूंगी। आप सभी को मेरा स्नेह है। ठीक है, मैं आगे भी आपके लिए अच्छा कार्य करूंगा, ऐसे मन लगा के पढ़ूंगा। अब उसके अंदर जो नाम आए, जैसे इसमें नाम था, अगर आप लड़के हैं तो अमन नाम कर दीजिए, लड़की हैं तो अमता। आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री। बड़ा अच्छा पत्र बेटा तैयार कर लीजिए। नाम अलग आए, आपका नाम अलग कर देना, पत्र ऐसे ही आएगा। जो भी वो नाम दे वो नाम लिख दीजिए। कुशल क्षेम ऐसे ही पूछनी है। अंदर है वो जिस भी बारे में आपको वर्णन करना है उस बारे में आप वर्णन कर दीजिए। वो पत्र नहीं करना हो, देखो अथवा इसे कहते हैं, तो ये दूसरा, ये छुट्टी के लिए 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना पत्र है। ठीक है, या वो कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए। कैसे लिखनी है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, महोदय, महोदया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो नाम लिख दीजिए आप। सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार के कारण स्वास्थ्य ठीक महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के विश्राम की सलाह दी है, यानी आप रेस्ट कीजिए घर पे। अतः कृपया मुझे दिनांक लिख सकते हैं आप, जिस भी दिनांक को पेपर हो उस दिनांक से लेकर के अगली दिनांक तक आप लिख सकते हो। 2 दिन हो गए ना, 3 और 4 का अवकाश। 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी। लड़के हो तो रहूंगा, लड़की हो तो रहूंगी। भवदीय यानी आपका। लड़के का नाम पेपर में दिया मानस, लड़की का ममता, और कक्षा 6। इस प्रकार ये पत्र कर दीजिए, या फिर वो पहले वाला आप कर सकते हैं। दिनांक लिख दीजिए नीचे नीचे। चलो, 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। किस किस के ऊपर आया है? मेरा प्रिय उत्सव आप देख रहे हैं क में। ख का है वायु प्रदूषण और ग का है समय का सदुपयोग। तो मैं आपको तीनों ही करके दिखाता हूं, अगर कोई भी इसके अंदर से आ जाता है तो आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। मेरा प्रिय उत्सव, मेरा प्रिय उत्सव दीपावली है। अगर आप होली के बारे में लिखना चाहें तो होली के बारे में लिख सकते हैं, या कोई बच्चा ईद के बारे में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। यह प्रकाश और आनंद का त्योहार है, क्योंकि हम दीपक जलाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं। बच्चे नए कपड़े पहनते और मिठाइयां खाते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह उत्सव हमें स्वच्छता, प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। दीपावली का त्योहार वातावरण में खुशियां भर देता है। अगर इसमें आपको लिखने में कठिनाई हो तो वायु प्रदूषण, वो तो सब जगह इसका बोलबाला रहता है, वायु प्रदूषण। शुरुआत करते हैं आज की। एक कैसी समस्या है? गंभीर समस्या है। वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें और पेड़ों की कटाई इसके प्रमुख कारण है। प्रदूषित हवा से अनेक रोग फैलते हैं। सबसे बड़ी बात, रोग फैलते हैं जिससे मानव जीवन संकट में पड़ जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। क्या उपाय है? और वाहनों का सीमित उपयोग करें। स्वच्छ वायु से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और स्वच्छ वायु किससे आएगी बेटा? पेड़ों से आएगी। वृक्षों से स्वच्छ वायु, हवा
आती है। ठीक है, अगर इसमें भी कठिनाई हो तो तीसरा है समय का सदुपयोग। ये गद्यांश भी देखते हैं। समय बहुत ही बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है। कितनी अच्छी लाइन है। समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करके पढ़ाई करनी चाहिए। आलस्य और टालम टोल से समय नष्ट होता है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है व्यक्ति का? आलस्य। एक संस्कृत उक्ति भी आती है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। बेटा महान रिपु छोटा मोटा शत्रु नहीं, रिपु का क्या अर्थ है? शत्रु। कैसा शत्रु? आलस्य है वो मनुष्य के शरीरस्थो, यानी शरीर के अंदर बैठा हुआ। शरीर के अंदर बैठा हुआ शत्रु है, रिपु है, उसको छोड़ देना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें अनुशासन और सफलता की ओर ले जाता है। कैसा? समय का सदुपयोग करें तो हम अनुशासित होंगे और सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये पूरा होता है। और जो हमारा चैनल है एम हाई क्लासेज, ये एक यूट्यूब चैनल है, आप सबको पता है, एम हाई क्लासेज 1। तो आप इस पे जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे देख लीजिए प्लेलिस्ट कैसे निकालते हैं। उस प्लेलिस्ट में विषयवार हर विषयों की, हिंदी, आपकी अंग्रेजी, साइंस, गणित, संस्कृत, सबकी लिस्टें बनी हुई है अलग अलग। और लिस्टों में लिखा है एनुअल एग्जाम। उसके अंदर आपको पूरे 6 सब्जेक्टों की, हिंदी अंग्रेजी सबकी अलग अलग आपको सोलवर्ड पेपर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सोलवर्ड पेपर मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। और हर कक्षाओं के हैं, 6th से शुरू होते हैं, 6th, 7th, 8th, 9th और आपके 10th। तो आप अधिक से अधिक देखें, बच्चों के पास उसको शेयर करें, हर बच्चे को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा है बेटा वो निरक्षर न रहे, साक्षर हो करके वो एक अच्छे पद को प्राप्त करे। यही एम हाई क्लासेज 1 की तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।